नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बिहार स्पेशल का महासंग्राम है और इस महासंग्राम में आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल में बिहार। इससे पहले हम लोग पढ़े थे वैदिक काल और बिहार, महाजनपद, प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध साम्राज्य, ये सब पढ़ लिए थे। इसी के अंदर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश सब कुछ पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल में बिहार। लेकिन इससे पहले वाले जो भी हम लोग वीडियो बनाए, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं या फिर आप हमें इस नंबर पे लिंक मांग सकते हैं इस वीडियो का 76677547 और 71 पे आप जो है मैसेज करके इसका लिंक मांग सकते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मॉर्निंग में कल रात में ही जो बीपीएससी 64th मेंस का जो रिजल्ट आया था उसमें जो है मॉर्निंग तक जो है हमारी संस्था से यानी श्योर सक्सेस से 35+ स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हो गए थे मेंस में और इस टाइम तक 46 स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हो गए हैं श्योर सक्सेस में। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमारी संस्था के लिए, और ये जो हुआ है आप लोग के प्यार से और ऊपर बैठे हुए खुदा की दुआ से ही हुआ है, अदरवाइज ये संभव नहीं था। दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस धीरे धीरे ईमानदारी से अगर काम किया जाए तो आपका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो सिलेक्शन लिए हैं वो कोई बड़े महारत हासिल नहीं किए हुए थे। उन्होंने हर दिन मेहनत किया, हर दिन कुछ ना कुछ नया करते गए, हर दिन जो गुजरा हुआ दिन था उससे बेहतर करते गए और आज जो है इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। अब एक सीढ़ी और बाकी है, कहें तो एक दरवाजा तोड़ना और बाकी है, और वो है इंटरव्यू का, जिसकी कल से क्लास जो है शुरू हो जाएगी। तो इसी के दरमियान क्या हो रहा है कि थोड़ा सा शेड्यूल जो है इधर उधर हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा वीडियो लाने में दिक्कत हो रही है। बस यही प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं। जो कंटिन्यू वीडियो आ रहा था हो सकता है कि बीच बीच में रुक भी जा सकता है, ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि इन लोगों को भी संभालना है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल में बिहार, इसको समझते हैं। प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्षों तक भारत में राज किया, इसकी स्थापना का श्रेय जो है चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री जो है चाणक्य को दिया जाता है। मतलब क्या है, प्राचीन काल के भारत के राजवंशों जिसने 137 वर्षों तक भारत में राज किए, 137 वर्षों तक, और इसका जो स्थापना है या श्रेय कहा जाए चंद्रगुप्त मौर्य और उसके जो मंत्री थे चाणक्य, उनको दिया जाता है। जिन्होंने नंद वंश, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया, और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ था और वह मगध की राजगद्दी पर 323, ध्यान रखिएगा, 323 ईसा पूर्व में जाके बैठा था। प्राचीन साम्राज्य भारतवर्ष के पूर्व में ही मगध राज गंगा नदी के मैदान, जो कि आज के बिहार और बंगाल वाला क्षेत्र है, वही था मगध राज से शुरू हुआ था और इसने अपने चरम विस्तार के समय लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में अपना प्रभुत्व जो है कायम कर लिया था। और इसकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्रा थी, जो अभी पटना शहर में स्थित कुम्हरार जो क्षेत्र देख रहे हैं यही इसकी राजधानी थी। अब दोस्तों यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने वाला है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात, 137 वर्षों तक जो राज किया, इसकी स्थापना का श्रेय जो प्राचीन भारत में मौर्य काल का जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, ये याद रखिएगा। और उसका मंत्री जो था कौटिल्य, ये दोनों के श्रेय से ही ऐसा संभव हो पाया था। इसने जो है नंद वंश के राजा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके जो है ये मगध की राजगद्दी पे बैठा था। तो कभी कभी कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका पीसीएस में कि मौर्य वंश की स्थापना जो है किस राजा को पराजित करने के बाद हुआ था। तो याद रखिएगा ये किस वंश के राजा को पराजित, तो नंद वंश के राजा जो थे घनानंद, इनको पराजित करने के बाद में हुआ था। और कई बार क्वेश्चन पूछता है इनकी जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 345, याद रखिएगा 345, थोड़ा ट्रिक यूज कीजिए, मजा आएगा पढ़ने में। 345 याद हो गया, यानी इनका जन्म हुआ है। अब देखिए इनकी मगध पे राजगद्दी पे कब स्थापित हुए, 323, ध्यान रखिएगा, 3 फिर एक घटेगा 2 और फिर एक बढ़ेगा फिर 3, यानी 323 और 345, 3 दोनों में कॉमन है। तो एक जगह जो एक एक इंक्रीज करते जाइए तो 345, एक जगह एक घटा दीजिए तो 323 फिर से, यानी कि 345 में इनका जन्म और 323 में ये राजगद्दी पे जाके बैठ गए थे। और इनकी राजधानी जो उस समय थी वो कहां थी, पाटलिपुत्रा। बस इतना याद रखना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मौर्य राजवंश की जानकारी के प्रमुख जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो है कौटिल्य के चाणक्य के अर्थशास्त्र और
विशाख दत्त के मुद्राक्षस और मेगास्थनीज के इंडिका, यूनानी लेखक के जस्टिन के वृत्तांत और सम्राट अशोक के स्तंभ लेख या कहें तो शिलालेख, इससे ही जो है मौर्य राजवंश की जो है जानकारी मिलती है, जिसके ऐतिहासिक स्रोत हैं। अब याद रखना है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यहीं पे बता दूं, आगे होगा लेकिन आपको समझा दूं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है यहां पे मौर्य काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, राज्य व्यवस्था थी, उसके बारे में उल्लेख किया गया है, अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं, बस नाम है अर्थव्यवस्था। और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, कई बार, तो याद रखिएगा ऑप्शन में अर्थव्यवस्था पक्का देगा, लेकिन आपको मारना है राज व्यवस्था। एकदम याद रखना कि राज व्यवस्था के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। दूसरा जो है विशाख दत्त के मुद्राक्षण, ये याद रखिएगा, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज की इंडिका। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थनीज इंडिका जो है किसकी रचना है, तो बताइएगा मेगास्थनीज की या फिर मेगास्थनीज की, इनमें से क्या रचना है, तो इंडिका। आप उसको सही मारिएगा। और फिर सम्राट अशोक के जो है स्तंभ लेख और शिलालेख से भी जो है मौर्य राजवंश की जानकारी मिलती है। क्लियर हो रहा है? चलिए, मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने ऐसे साम्राज्य की नींव जो है डाली जो संपूर्ण भारत में फैल गया था। इसके समय में मौर्य साम्राज्य जो है पश्चिमोत्तर और अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। कहने का मतलब मगध राजवंश पर बैठकर जब चंद्रगुप्त मगध राजवंश पर बैठा था तो इस साम्राज्य की नींव ऐसी डाली थी ने कि संपूर्ण भारत में जाकर फैला दिया था। उतना ही नहीं, अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक भी ये जो साम्राज्य थी वो फैली थी मौर्य वंश की। नेक्स्ट जो है पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त जो है वो शूद्र जाति का था। पुराणों के अनुसार कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, दिमाग में रखिएगा। चंद्रगुप्त जो है ये माना जाता है कि ये शूद्र जाति का है, यानी समझ में आ रहा, सबसे निचले जाति का है, एकदम सबसे छोटे जाति का कहें तो यह शूद्र जाति का जो है कौन है, चंद्रगुप्त था मौर्य। अब आते हैं आगे, बौद्ध साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त जो है वो क्षत्रिय था। अगर पुराण को उठाते हैं, कई बार पूछता है किसके अनुसार जो है चंद्रगुप्त शूद्र जाति था, तो आपको बताना होगा पुराण के अनुसार। लेकिन अगर बौद्ध साहित्य के अनुसार से देखें तो चंद्रगुप्त को क्षत्रिय माना जाता। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो इतिहास में अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन पुराण बता रहा शूद्र जाति का और बौद्ध साहित्य बता रहा क्षत्रिय जो है जाति का बताया जा रहा है। तो इस दोनों चीज को बस आपको याद रखना, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आप इतिहासकार नहीं बनने जा रहे हैं, आपको रैंक लाके पक्का सिलेक्शन लेके अंदर सिस्टम के अंदर जाना है। तो याद रखिएगा पुराण जो था वो शूद्र बताता, पुराण शूद्र है, पुराना जो बेकार है शूद्र है, ऐसे याद रख लीजिएगा। और बौद्ध जो है वो क्षत्रिय मान लेता। चलिए आते हैं आगे। मुद्रा राक्षस के समालोचक यानी कि घुंडी राज के अनुसार मुरा जो नंदों की रानी थी संभवतः चंद्रगुप्त की मां या दादी थी, यह कहा जा रहा मुद्राक्षस के अनुसार। ध्यान रखिएगा, मुद्राक्षस के अनुसार यह कहा जा रहा है, जो घुंडी राज के अनुसार है कि मुरा के अनुसार कि जो नंद वंश, ध्यान रखिएगा, नंदों की जो रानी थी, जो नंद की रानी थी संभवतः चंद्रगुप्त की मां या दादी रही होगी, या तो चंद्रगुप्त की मां रही होगी नंदवंश की जो रानी थी, या फिर उसकी दादी रही होगी। ये बताया किसमें जा रहा है, तो मुद्राक्षस में। ये भी याद रखिएगा, पुराणों में शूद्र, बौद्ध में क्षत्रिय, और मुद्राक्षक के अनुसार से यह बताया जा कि नंदवंश के जो रानी थी उनकी जो है, नंदों की जो रानी थी उनकी ये मां या दादी हो सकती है। अधिकांश इतिहासकार ने इसे मौर्य, ध्यान रखिएगा, मौर्य कुल के क्षत्रिय मानते हैं। जितने भी इतिहासकार हुए हैं, ध्यान रखिएगा, इसे शूद्र कोई नहीं मानता है। जितने भी इतिहासकार हुए वो मौर्य कुल का जो है इसे क्षत्रिय मानते हैं। चलिए, बौद्ध ग्रंथ महावंश, ध्यान रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ महावंश के टीका के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता जो थे वो मौर्य नगर में प्रमुख थे। जो मौर्य नगर था उसके प्रमुख जो थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त के पिता थे। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। 322 से 298 ईसा पूर्व तक की पूरी कहानी को आज खंगालते हैं और दिमाग में आज ही रख लेते हैं। दोस्तों एक बात मैं यहां दिल से बता देता हूं, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं कि एक बार देखना है, दूसरी बार समझना है, तीसरी बार अंडरलाइन करना है और चौथे बार रटना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार अपनी कंसंट्रेशन पावर को इतनी हाई कीजिए, अपनी पढ़ाई की भूख को इतनी फैला दीजिए और अपनी सपनों को पाने की जो अंदर जिद है उसको इतनी बढ़ा दीजिए कि एक बार जिस चीज को पढ़ लेना जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तभी सिलेक्शन इस 21वीं सदी में होगा। अदरवाइज 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंफ्यूजन अंदर रहेगा ही रहेगा। वो जब निकलेगा डाटा तब वो कंफ्यूजन के साथ निकलेगा और आपकी नैया को डुबो देगा। बाकी आपको है, मुझे जो कहना है हमने आपको कह दिया।
323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना। 323 में क्या होता है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, ये भी कई बार फैक्ट जो है पूछा गया है पीसीएस में। सिकंदर की मृत्यु कब हुई है, तो 323 में। अब 323 में, अब यहां पे थोड़ा सा देखिए ट्रिकी, मैं आपको समझाता हूं। 323 यानी 3 फिर 1 कम और फिर 1 ज्यादा, यानी कि इस टाइम में तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये राजगद्दी पे बैठा था। याद कीजिए, मैंने ऊपर बताया हूं। और 345 में इसका जन्म हुआ चंद्रगुप्त का। याद कीजिए, 345 में जन्म हुआ और 3 उसके बाद एक घटेगा और फिर एक बढ़ेगा, यानी 323 में ये क्या करता, राजगद्दी पे बैठता। और जिस समय ये राजगद्दी पे बैठता उस समय सिकंदर को खा जाता। ऐसे करके ट्रिक याद रखिए, हमें याद रखने का खेल है। कैसे याद रखते हैं आप लोग अपने दिमाग में रखिए, जैसे मैं याद किया, अगर ऐसे अच्छा लगता हो तो आप रख भी सकते हैं। 323 में इधर सिकंदर गया और उधर चंद्रगुप्त गद्दी पे जाके बैठ गया। क्लियर हो रहा है। चंद्रगुप्त के मरने के बाद में इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो याद रखना हमेशा सेल्यूकस निकेटर इसका नाम था। सेल्यूकस इसका क्या था, उत्तराधिकारी था। सिकंदर के द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए 305 ईसा पूर्व में भारत पर पुनः चढ़ाई की जाती है। सिकंदर के द्वारा जो भूमि जीता गया था भारत में, उसको 305 ईसा पूर्व में इसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। अब कौन चढ़ाई कर रहा, सेल्यूकस निकेटर कर रहा। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक जो है सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके एरिया, ध्यान रखिएगा, हेरात जो है और अराकोशिया यानी कंधार जो है और जेड्रोसिया पेरोपिनासाडाइड यानी कि जो काबुल वाला क्षेत्र है, इस भूभाग पे अधिकृत कर लेता और विशाल भारतीय साम्राज्य की जो है स्थापना कर देता है। अब जो है 305 में 300 जो सिकंदर जीता था भारत में भूमि, उसको फिर से हासिल करने के लिए उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर जो है 305 में पुनः भारत पे चढ़ाई करता। और इस बार जो है कौन राजा रहता भारत में, ध्यान रखिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस बार क्या करता, सेल्यूकस निकेटर को अच्छे तरीके से कूटता है, यानी पराजित कर देता है। और एरिया, अराकोस, ये सब एरिया जो है कंधार वाला है, काबुल वाला है, जो जेड्रोसिया पेरोपिनिस डाई जो है इस भाग पे जो है अधिकृत कर लेता है और विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना शुरू हो जाती है। अब आगे आपको समझ में आ रहा है ना। अगर यहां पे नहीं समझ में आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि कोई और ऐसी, मतलब आपके पास में कोई योजना है, कोई बुद्धि है, कोई ज्ञान है, या कोई ऐसा जो है आपके पास में कोई ट्रिक है, तो आप मुझे बता सकते हैं। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलन, ध्यान रखिएगा, हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से कर देता है। हारने के बाद में उस टाइम में भी यही होता, जो हार जाता था वो क्या करता, अपनी बहन की या अपनी बेटी की शादी जो है सामने वाले राजा से कर दिया करता था। इस समय हेलन जो है उसकी विवाह जो है किससे कर दिया जाता, चंद्रगुप्त से। अब हेलन कौन है, तो सेल्यूकस की जो है पुत्री है। याद रखना इसको। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन जो है एपियानस, ध्यान रखिएगा, एपियानस में किया गया। किसकी युद्ध की चर्चा की गई है एपियानस में, तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध के बीच में। सेल्यूकस कौन है, सिकंदर का जो है क्या था, ध्यान रखिएगा, सिकंदर का उत्तराधिकारी था सेल्यूकस निकेटर। तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस जो युद्ध करता है, ध्यान रखिएगा, दोबारा 305 में आके पुनः भारत पे चढ़ाई करता है और जो युद्ध करता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, इसकी जो उल्लेख मिलती है, ये वर्णन जो मिलता है वो एपियानस में मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था और सेल्यूकस ही था जो कि मेगास्थनीज को जो है, ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज को जो है राजदूत के रूप में जो है कहां पे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त कर दिया था। और यही मेगास्थनीज जो है आगे चल के इंडिका पुस्तक की क्या करते हैं, रचना करते हैं, जिसमें पूरा चंद्रगुप्त मौर्य की जो उस टाइम की जो साम्राज्य थी उसकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ये सारे के सारे पहलू को जो है उसमें लिखा गया था इंडिका पुस्तक में। क्लियर हो रहा है। कभी मत घबराइएगा, डरिएगा नहीं, मामला 30 नंबर का है। अगर इस 30 नंबर को आप अच्छे से कम 28 नंबर पा लेते हैं तो सिलेक्शन होने का चांस कंफर्म है। और मेंस लिखना तो आपको इस धरती पे किसी की औकात नहीं रोक के दिखला दे। आप 28 प्लस लेके तो आ जाइए। और ये 30 नंबर का मामला आगे आने वाले दिन में बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट को रोकने का सबसे आसान तरीका ज्यादा से ज्यादा जो है बीपीएससी का क्वेश्चन डाला जाए, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन डाला जाए। और आपका अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि बेहतरीन तरीके से इसको समझा जाए। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन से रत्न थे, थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इंपॉर्टेंट जो है वो भी बताता हूं, जैसे कालिदास है, ये किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, जो याद है। शंकु, इसके घटपर्ण, इसके बरुचि, इसके छपनक, इसके अमर सिंह, इसके बैताल भट्ट, इसके धवंती, इसके
ये टोटल के टोटल जो है 9 रत्न थे। 9 रत्न में आपको याद क्या करना है, तो थोड़ा सा कालिदास को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत कि सबसे पहले जो है यूनानियों की गिरफ्त से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था वो कभी जो है यूनानियों की गिरफ्त में रहता था। यूनानी इस पे क्या करते, अपना अधिकार जमाते थे, अपने तरीके से इसको चलाते थे। लेकिन चंद्रगुप्त जब अपनी गद्दी पे बैठा उसके बाद यूनानियों को खदेड़ देता है, और इसीलिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास का मुक्तिदाता कहा जाता। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया जा चुका है कि कौन से शासक को जो भारतीय इतिहास के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता। आज अभी इसी वक्त याद रख लीजिए। अरे पढ़िए, ऐसे ना मजा आ जाए, लगे यार पढ़े और मजा भी आया, समझ में भी आया, और अब लाइफ टाइम के लिए अंदर जाके बैठ गया है। अब जब भी हम इसको उगलेंगे तो कंफ्यूजन के साथ में नहीं बल्कि विश्वास के साथ उगलेंगे। सही होगा तो होगा, अगर होगा पूरे इम्तिहान में जो भी इस हॉल में बैठा होगा, अगर मेरा सही नहीं होगा तो किसी का सही नहीं होगा। यह ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, यह प्यार वाली विश्वास है। और अगर मेरा गलत होगा तो किसी का भी इस हॉल में सही होने वाला नहीं है। इस तरीके से पढ़िए तो मजा आ जाता है, अंदर में पॉजिटिव जो है क्रिएट होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, और इसी पुस्तक में भारतीय समाज तथा नगरीय संरचना का विवरण मिलता है। आगे ही हमने बता दिया था कौन सी पुस्तक, तो इंडिका नामक पुस्तक किसने किया था, तो मेगास्थनीज। इसके बारे में क्या, भारतीय समाज और नगरीय संरचना जो थी उसके बारे में विवरण मिलता है इंडिका से ही। क्लियर। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। तो जो भारतीय समाज थी, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। ऐसे याद रखिएगा कि 7 सुरों का सारे गामा पधा निसा। तो इसी तरीके से याद रखिएगा मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज को 7 भाग में, क्योंकि 7 जो हमारा हिंदुस्तान है वो संगीतमय है, बस याद करने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो याद हो जाएगा 7 श्रेणियों में विभाजित। कई बार जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि राजनीतिक नीतियों पर ही प्रकाश डाला गया है। चलिए, सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है ये सेंड्रोकोटस के रूप में की थी। जो सर विलियम जोन्स थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है सेंड्रोकोटस के रूप में किए थे। कौन, तो सर विलियम जोन्स। याद रखिएगा, विलियम जोन्स जो है चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस के रूप में जो है पहचान की थी। याद हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में। एरियन तथा प्लूटार्क, एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। ध्यान रखिएगा, एंड्रोकोटस के रूप में किसने, तो एरियन और दूसरा प्लूटार्क। और इधर अगर विलियम जोन्स के बारे में देखा जाए तो इन्होंने सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ऐसे याद रखिएगा जैसे हमने याद रखा था सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस यानी कि जोन्स, और एंड्रोकोटस का मतलब क्या हुआ, एंड्रोकोसन ए, एरियन। जो ए आगे वाला जो शब्द देखिए ए से क्या होगा, एरियन होगा, और प्लूटार्क तो याद ही हो जाएगा, एरियन ए से होगा, एंड्रोकोटस एरियन प्लूटार्क। क्लियर। सॉरी। नेक्स्ट आते हैं। चंद्रगुप्त के काल में हिंदू कुश पर्वत जो था, चंद्रगुप्त के ही समय में जो है हिंदू कुश पर्वत था, वो भारत की वैज्ञानिक सीमा थी, और इसे जो है यूनानियों लेखक ने इंडियन काकेसस भी कहा है। किसको, तो हिंदू कुश पर्वत को जो है यूनानियों ने, किसने कहा था, तो याद रखिएगा यूनानियों ने क्या कहा है कि इंडियन केकस, काकेसस। ध्यान रखिएगा, काकेसस भी इसको कहा गया है। किसको, तो हिंदू कुश पर्वत को। बस याद रखिएगा, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर ये पूछेगा तो आपसे क्या किसी से भी नहीं बनेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार सुन लीजिए ताकि कुछ से नहीं बढ़िया कुछ तो कम से कम याद आ जाए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य ने कौटिल्य नाम से राजवंश और प्रशासन पर जो है आधारित पुस्तक जो है अर्थशास्त्र की रचना की, और यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर अब तक की सबसे प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक है। कौन, तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो भारतीय राजव्यवस्था पर, याद रखिएगा अर्थव्यवस्था नहीं है, राजव्यवस्था पर अब तक की सबसे पुरानी पुस्तक है। नेक्स्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर प्रत्यक्ष, ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल कर लिया था। कहां तक के लिए, पश्चिम भारत तक, पूरे प्रदेश को, सौराष्ट्र प्रदेश को जीतकर जो है प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था कर लिया था।
अब आते हैं गिरनार। ध्यान रखिए, गिरनार अभिलेख के अनुसार इस प्रदेश में पुष्पगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य राज्यपाल था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यह सुदर्शन झील का निर्माण का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो गिरनार अभिलेख से मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसी के अनुसार, गिरनार अभिलेख के अनुसार ही पुष्पगुप्त वैश्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके राज्यपाल कौन था? तो याद रखिएगा, पुष्पगुप्त जो है वैश्य था और इसी ने ही जिसने क्या किया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक झलक के लिए। मौर्य की राजधानी प्राच्य, इसकी राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती उज्जैनी, कलिंग तोशल। और ये वर्तमान में कहां कहां स्थित है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी प्राच्य पाटलिपुत्र ये बिहार में है, याद रखना है। उत्तरापथ तक्षशिला ये पाकिस्तान में है, तक्षशिला ये याद है ना। नेक्स्ट है दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, ये कहां पे है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है। अवंती राष्ट्र जो है उज्जैनी मध्य प्रदेश में है और कलिंग जो है तोशली उड़ीसा में है। बस थोड़ा सा ये जगह याद रखना थोड़ा सा, और स्पेशली जो है प्राच्य वाला स्थिति इसको याद रखना है, उत्तरापथ याद रखना है और अवंती राष्ट्र जो है इसको ध्यान रखना है कौन सी जगह पे है, इसकी वर्तमान स्थिति अभी कहां पे है, ये वाला पार्ट याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिर पूछे जाने की संभावना जताई जा सकती है। नेक्स्ट जो है, दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक पर विजय प्राप्त की थी। दक्षिण में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है उत्तरी कर्नाटक पर क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, बिंद, कश्मीर भूभाग से सम्मिलित थे। क्लियर हो रहा? अब चंद्रगुप्त मौर्य अपना साम्राज्य जो है उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत कर दिया था। तो यह चीज कभी कभी पूछा जा सकता है कि उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक अपने सीमा का विस्तार कर लिया था, अपने क्षेत्र का, अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट आते हैं अवंती। अवंती समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन मुनि भद्रबाहु के साथ में श्रावण बेलगोला चला गया, जहां 298 ईस्वी में उपवास के द्वारा शरीर को परित्याग कर दिया, जिसे जैन ग्रंथ में संलेखना कहा गया है। उसके बाद जो है अवंती के समय में क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन मुनि भद्रबाहु, याद रखिएगा जैन मुनि भद्रबाहु के साथ में श्रावण बेलगोला कर्नाटक में है, वहां पे चला जाते हैं और 298 ईस्वी में उपवास के द्वारा, यानी जो सहते नहीं है बिना अन्न बिना पानी के, अगर आप बैठे रहिए तो एक दिन जिंदा रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, 3 दिन रह सकते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, उसके बाद 11वां 12वां दिन के बाद आपका जो है प्लेटलेट वगैरह वगैरह सब कुछ गिरना शुरू हो जाएगा और आप एक दिन भगवान के प्यारे होते हैं। उसी तरीके से उपवास के द्वारा मर गया, जिसके लिए इसे जो है जैन ग्रंथ में संलेखना कहा जाता। और अभी कुछ साल पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने संलेखना को जो है निरस्त कर दिया कि कोई भी जैन मतावलंबी जो भी जैन से रिलेटेड है अगर इस तरीके से अपना शरीर त्यागते हैं तो ये कहीं न कहीं कानून का उल्लंघन है। इस तरीके से आप अपना शरीर को त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैन धर्म में अभी भी लोग जो है अगर अपना शरीर को त्यागना चाहते हैं तो भूखे प्यासे बैठ जाए उपवास में और ऊपर भगवान के पास चले जाएं। चलिए बिंदुसार में आते हैं। अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो दूसरे राजा होते हैं वो बिंदुसार होते हैं, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है, लेकिन इसको देखने के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अब जो है थोड़ा सा थक गए हैं। आज जो है चंद्रगुप्त मौर्य देख लेते हैं, कल फिर से जो है बिंदुसार देख लेंगे। क्लियर है ना? तो आज तक यहीं तक। दोस्तों एक बात मैं ज़रूर आपसे बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो जो दिल में रहती है ना बातें वो ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट की इतनी नीड होती है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और मैं जनरली सबके कमेंट की जो है रिप्लाई देता हूं, हाँ थैंक्स वेलकम वाले का नहीं देता हूं। उसमें क्या दूं कुछ समझ में नहीं आता। जो आप सीखे हमसे, हमारे साथ रह के जो सफर तय किया, उसमें क्या अच्छी और क्या बुरी, क्या मीठी या क्या खट्टी यादें रही, वो मुझे शेयर कीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ने में, और मैं आज भी आपसे उम्मीद करता हूं कि जो मैं मेहनत करता हूं इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में आपके लिए, चाहे रात हो दिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं डिजर्व करता हूं कि आप कमेंट कीजिएगा। और सबसे बड़ा जो हाथ जोड़ के आपके सामने हमेशा विनती करता हूं, मेरे पास इतनी सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं खुद ही समझ सकूं कि मैं खुद अगर इस वीडियो को पब्लिश करूं तो लोगों तक पहुंच जा सके। मैं एक छोटा सा परिवार का हिस्सा हूं,
इसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं भी सहयोग करूं और आप भी सहयोग कीजिए। मैं इस वीडियो को आप तक पहुंचा देता हूं और आपका फर्ज बनता है प्लीज इस वीडियो को कम से कम 3-4-5 ग्रुप, जो भी ग्रुप है वहां तक फैला दीजिए, जिससे कि वो लोग जिनके पास लाखों रुपया नहीं है, जो बड़े बड़े शहरों में अपने सपने को सच नहीं कर पाएंगे, अगर जिस गांव में है लेकिन वो डिजर्व करते हैं, मैं किसी भी हालत में 2021 में एसडीएम कुर्सी पे बैठूंगा तो बैठूंगा, और ये तब होगा पूरा जब आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।